रूह अर्नव से अरुण का हालचाल पूछने को आउट हाउस जाती है बिना किसी को खबर हुए। वो दोनों साथ ही होते हैं कि बाहर से किसी की आवाज़ आती है, रूह। रूह उस आवाज़ को अच्छे से जानती थी कि ये निया थी। अमन और सिद्धार्थ भी अब तक अपने अपने रूम से बाहर आ चुके थे। निया अंदर जाती है और फिर रूह को आवाज़ देती है। अमन और सिद्धार्थ को रूह के वहाँ होने की कोई खबर नहीं थी। सिद्धार्थ निया से फ्लर्ट करते हुए बोलता है, वैसे निया जी, आपकी बहन तो यहाँ है नहीं, तो फिर आप उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रही हैं? मेरा मतलब है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना? निया सिद्धार्थ की बात सुन के एकदम से चिढ़ जाती है। वो उसे छोटी आंखें करके घूरती है और बोलती है, मेरी निगाहें आपकी तरह फुटबॉल नहीं है जो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ लुढ़कती फिरती है। वो अपने इस डस्टबिन जैसे मुंह से गंदी बदबू निकालना बंद कीजिए और अपने मुंह का शटर बंद कर लीजिए, क्योंकि मैंने अगर लॉक कर दिया तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, समझे आप? अमन तो निया की बात सुन के पेट पकड़ के हंसने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो निया की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी? मैं तो तुम्हें भोली भाली कन्याकुमारी समझता था, लेकिन तुम तो कन्याकुमारी निकली। और क्या कहा तुमने? मेरा गटर जैसा मुंह अगर है भी तो तुम कौन सा इंग्लैंड की महारानी हो? शक्ल देखते ही ऐसा लगता है मानो किसी ने स्क्रॉच ब्राइट पे हॉर्पिक लगा कर रगड़ दिया हो। निया का पारा सिद्धार्थ की बात सुन के हाई होने लगता है। वो दांत को पीसते हुए बोलती है, खरबूजे जैसी शक्ल है, टिंडे जैसी तो आंखें हैं, हाथी के दांत ले रखे हैं और जिराफ जितने लंबे हो। खुद को तो देख लो एक बार आईने में। वैसे तुम ना मत देखना खुद को, वरना अगला नंबर तुम्हारा ही होगा यमराज के पास जाने का। अब तुम हो ही इतने बदसूरत कि खुद को आईने में देख के हार्ट अटैक से ही टिकट करवा लोगे। इसी वजह से तो आज तक सिंगल हो और मेरी दुआ से तुम सिंगल ही मरोगे। सिद्धार्थ निया के पास जाके बोलता है, सिंगल होगी तुम? तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान? मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है, बस मैं ही किसी को घास नहीं डालता। और मैं चाहे जैसा भी, तुमसे तो बेटर ही हूँ। और तुमने कौन सी हैट्रिक बना रखी है रिलेशनशिप में? आज तक तो सिंगल ही लग रही हो मुझे। सिद्धार्थ का टोन सुनकर निया जवाब देती है, तुम्हारे जैसे भैंसे से दब के मरने से अच्छा है कि मैं सिंगल ही मर जाऊं। निया आगे कुछ बोलने को होती कि उससे पहले ही रूह की उसे आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही थी, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। और दी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रूह की बात सुन के निया को याद आता है कि वह यहाँ पर क्यों आई थी। वो जल्दी से उसे ले जाते हुए बोलती है, तू चल यहाँ से, वरना सोहन भाई तुझे आज मार देगा। उसने तेरे रूम में भी देखा पर तू नहीं मिली, इसलिए आउट हाउस की ओर ही आ रहा है वो। अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया तो जानती है ना क्या होगा? वो फिर से तुझे मारेगा। निया रूह को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी बाहर किसी के आने की आवाज़ आती है। अर्णव सिद्धार्थ को इशारा करता है। वो रूह और निया को लेकर जल्दी से ही छुप जाता है। सोहन अंदर आता है और सबको घूरने लगता है। अर्णव उसे उतनी ही शिद्दत से घूरता है। सोहन इधर से उधर देखने लगता है। अर्णव अपने दांतों को पीसते हुए उससे बोलता है, अपनी ये मनहूस शक्ल क्यों लेकर आए हो यहाँ? सोहन की गुस्से मुट्ठियाँ एकदम बंद हो जाती हैं।
वो अर्णव के सामने जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है, रूह कहाँ है? अर्णव आराम से जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उसी के साथ ही अमन भी। अर्णव पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आंखें भी खराब हैं। और वैसे भी वो यहाँ पर आएगी क्यों? सोहन के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो फिर से रूह को ढूंढने लगता है। सोहन इस बार रूह के रूम में देखता है तो वो आराम से बेड पर सो रही थी। सोहन का कुछ समझ नहीं आता, तो वो बालों को नोचते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो अपने रूम में जाकर किसी को कॉल करके बोलता है, रूह पे नज़र रखो, वो उस डॉक्टर के पास नहीं जानी चाहिए, हर खबर रखो उसकी। सब लोग चैन से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रूह छुपके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सोहन के आदमी रूह पर नज़र रखे हुए थे, इसलिए सोहन को पता चल जाता है। सोहन के आदमी अभी भी रूह का पीछा कर रहे थे। रूह हॉस्पिटल जाती है। आज वो अर्णव के साथ नहीं थी। ये बात भी सोहन के आदमी उसे बता देते हैं। सोहन गुस्से से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रूह जो अपनी ही धुन में चली जा रही थी, उसे कोई खबर ही नहीं थी कि तभी उसका फ़ोन कॉल आता है और वो कॉल को अटेंड करती है। सामने से अर्णव की गुस्से से भरी हुई आवाज़ आती है, बेवकूफ़ लड़की, सोहन के आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, निकलो अभी के अभी हॉस्पिटल से। रूह की हालत ख़राब हो जाती है। वो थोड़ा पीछे होके देखती है तो उसे एक आदमी पीछे ही दिखाई देता है। वो जल्दी से ही सामने वाले केबिन में घुस जाती है। ये केबिन अरुण के डॉक्टर का ही था। रूह अंदर जाके चैन की सांस लेती है। अर्णव भी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। कुछ ही देर में रूह डॉक्टर को कुछ समझा के वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अभी भी एक इंसान उसका पीछा कर रहा था। रूह हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही सोहन उस डॉक्टर के पास जाकर उससे पूछता है रूह के बारे में। डॉक्टर को तो रूह ने पहले से ही पट्टी पढ़ा दी थी। डॉक्टर थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, हुकुम साहब, वो तो इनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो यहाँ आई थी। सोहन डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, अगर थोड़ी सी भी ये बात गलत निकली तो तेरी मुंडी और मेरी तलवार। सोहन वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर उसके जाते ही चैन की सांस लेता है। वो रूह को कॉल करके सब बता देता है। सोहन के वहाँ जाते ही रूह और अर्णव वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जो आदमी सोहन ने रूह के पीछे लगाया था वो भी सोहन के साथ ही वहाँ से जा चुका था। अर्णव किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वो दोनों अरुण के वार्ड में चले जाते हैं। अर्णव अरुण को चेक करता है तो सब नॉर्मल ही था। कुछ देर में अमन और सिद्धार्थ भी हॉस्पिटल में होते हैं। उन दोनों ने अरुण के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। रूह को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल तो चल क्या रहा है। कुछ ही देर में वो सब लोग अरुण के साथ अर्णव के ही विला में होते हैं। ये घर वही था जिसमें अर्णव रूही को लेकर वहाँ आया था। अरुण को रूम में लेटा के वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। रूह अर्णव को सवाली नज़रों से देखती है तो उसे जवाब देते हुए बोलता है, अरुण का वहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस घर के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए वो सेफ रहेगा यहाँ और सोहन को कोई खबर भी नहीं होगी। रूह को ये बात ठीक लगती है
और वह आगे कुछ भी नहीं बोलती। अब उन सबको जल्दी से हवेली जाना था, वरना सोहन को फिर से शक हो जाता। वो चारों ही वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं यूएस में अक्षत की तबीयत पहले से बेटर थी। कुमकुम उसका हाथ पकड़ के सो रही थी। अचानक उसे अपने हाथ में कुछ मूवमेंट फील होता है। वो आंखें खोल के देखती है तो अक्षत की उंगलियां हिल रही थीं। उसकी पलकें भी हिल रही थीं। कुमकुम अक्षत को उड़ता देख खुश हो जाती है। वो अक्षत को आवाज़ देने लगती है। अचानक उसे अक्षत की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कुमकुम, हमारा बच्चा। कुमकुम अक्षत को जवाब देती कि उससे पहले ही वो बेहोश हो चुका था। वो जल्दी से इमरजेंसी बटन को प्रेस करती है। कुछ ही देर पे वहाँ पर डॉक्टरों की पूरी टीम खड़ी थी और अक्षत को चेक कर रही थी। सब लोग परेशानी से बाहर घूम रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और कुमकुम से बोलते हैं, मैडम आप परेशान मत होइए, सर बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें होश आ रहा है, इसलिए ये हुआ है। कुछ दिनों में उन्हें पूरी तरह से होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन के सबके चेहरे खिल जाते हैं। कुमकुम की आंखों से एक बार फिर आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। सबके चेहरे पे ना बयान होने वाली खुशी थी। कुमकुम खुद को रोकने लगती है। वो थोड़ी देर में शांत हो जाती है और फिर अर्णव को कॉल करती है। कुमकुम कॉल करके उसे बताती है कि अक्षत को थोड़ा सा होश आया था। अर्णव को आंखें भी अपने डैड की खबर सुन के पनीली हो जाती हैं। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कॉल को कट कर देता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किसके साथ अपनी खुशी को साझा करे। वो खुशी से तो पागल हो रहा था। दिन गुजर रहे थे। अक्षत धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन कबीर की बॉडी में अभी भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अक्षत के ठीक होने से सबको थोड़ी बहुत उम्मीद हो गई थी कि कबीर को भी होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इधर इंडिया में अर्णव ने सोहन और निकिती का पूरा बिजनेस बंद कर दिया था। सोहन, जिसको अर्णव और रूह पे शक हो गया था, वो अपने बिजनेस में इतना उलझा हुआ था कि उसका ध्यान ना ही रूह की ओर गया और ना ही अर्णव के ओर। आज 10 दिन बाद अर्णव का फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल को अटेंड करता है। सामने वाले इंसान की बात सुन के उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ और अमन जो उसके साथ थे वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अर्णव जैसा पत्थर दिल इंसान जिसके फेस में कभी कोई इमोशंस नहीं दिखता, वो आज रो रहा था। सिद्धार्थ अर्णव से पूछता है, क्या हुआ छोटे, तू रो क्यों रहा है? सिद्धार्थ की बात सुन के अर्णव होश में आता है। वो उन दोनों को कस के गले लगा लेता है और बोलता है, भाई डैड को होश आ गया है, वो ठीक हो गए हैं। अर्णव की बात सुन के उन दोनों का भी चेहरा एकदम से खिल जाता है। अर्णव रोते हुए बोलता है, मुझे अभी डैडा से मिलना है, पूछना है उनसे कि वो इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं। ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी, मैं खुद को कैसे संभालूंगा। अर्णव इतना बोल के कुमकुम के पास वीडियो कॉल करता है। कुमकुम कॉल अटेंड करती है। सामने उसे अर्णव का आंसुओं से भीगता हुआ चेहरा नजर आता है। कुमकुम परेशान होते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब तो सब ठीक हो गया है, फिर ये आंसू क्यों? अर्णव बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है, पेरेंट्स के होते हुए भी अनाथ रहा मैं, बचपन से ही सबसे दूर रहा हूँ।
मुझे डैडा से बात करनी है। अर्नव की बात सुन के कुमकुम की भी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अक्षत की ओर फ़ोन कर देती है। अर्नव अक्षत को देख के रोते हुए बोलता है, डैड, वो बस इतना ही बोल पाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं पाता। अक्षत खुद को नॉर्मल रखते हुए बोलता है, मैं जल्दी ही इंडिया आ रहा हूँ, तुम संभालो खुद को। अच्छा, सिंघानिया के बेटे हो तुम, सिंघानिया एम्पायर के असली वारिस। जो भी गलत हुआ है हमारे साथ उसका हिसाब पूरा करना है। ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। जिसने भी हम लोगों को अलग किया है, अब उनकी चिता जलाने का वक्त आ गया है। अर्नव अक्षत की बात सुन के शांत हो जाता है। कुछ देर में वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और अपने डैड से बातें करने लगता है। वहीं कोई और भी था जो उन दोनों बाप बेटे की दर्द भरी मुलाकात को देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना साफ साफ दिख रहा था। वो इंसान जल्दी से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अमन अब बाहर ही आ रहा था। अर्नव कुछ देर और अपने मॉम डैड से बात करता है। कुछ देर वो बात करके कबीर की हेल्थ अपडेट लेके और अक्षत को अपना ध्यान रखने का बोल के कॉल को कट कर देता है। कॉल कट करते ही अर्नव अमन से पूछता है, काम हुआ? अमन हाँ में अपना सर हिला देता है और तीनों के चेहरे पर एक कुटिल और टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो इंसान कोई और नहीं, निकिता ही थी, जिसने अर्नव को अक्षत से बात करते देखा और सुना था। वो अपने रूम में चली जाती है और डोर नॉक करके बैठ जाती है। उसके सिर से पसीना निकल रहा था। घबराहट की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। वो जल्दी से पानी का ग्लास उठा के पी जाती है। वो डर से एकदम कांप रही थी। वो कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन उठा के किसी को कॉल करती है। 2-4 रिंग में ही फ़ोन उठा लिया जाता है। सामने वाले की आवाज़ सुन के बोलती है, वो जिंदा है, उसकी पूरी फैमिली जिंदा है, उसका बेटा भी जिंदा है, वो वापस आ रहा है फिर से तबाही मचाने। इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सामने वाला इंसान निकिता की बात सुन के खुद परेशान हो जाता है। वो निकिता को गुस्से से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा था और उस हॉस्पिटल में बम भी ब्लास्ट करवाया था। वहाँ कोई नहीं बचा था, तो वो सब जिंदा कैसे हो सकते हैं? कहीं आज दिन में ही तुम चढ़ा के तो नहीं बैठी हो? निकिता थोड़े गुस्से में उसे जवाब देती है, वो जिंदा है और बहुत जल्द तुम्हें इसका सबूत भी मिल जाएगा। तब देखती हूँ तुम्हारी अकड़ कितनी देर रहती है। अगर हमने तूफान को आने से पहले नहीं रोका ना, तो ये सबको ले डूबेगा। मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन तुम्हें भी वो कहीं जा नहीं छोड़ेगा। तो इस गलतफहमी में तो रहना भी मत, क्योंकि अब तो वो जानता ही है कि तुम कौन हो। मेरी नाव डूबेगी तो तुम कौन सा तैर पाओगे? निकिता की बात सुन के वो आदमी गुस्से से पागल होने लगता है। वो फ़ोन उठा के फेंक देता है और अपने बालों को नोचते हुए बोलता है, ये नहीं हो सकता। उस अच्छा सिंघानिया को मैंने अपने हाथों से ही मारा था, फिर वो वापस कैसे ही आ सकता है? अगर ये सच है तो मुझे इंडिया जाना ही होगा। वो आदमी अपने असिस्टेंट को इंडिया जाने का इंतज़ाम करने को बोलता है। असिस्टेंट भी ओके सर बोल के वहाँ से निकल जाता है। वहीं निकिता थोड़ी देर में खुद को नॉर्मल करके राम के रूम में जाती है।
वो डोर अंदर से लॉक करती है और राम का हाथ पकड़ के बोलती है, राम तुम कब उठोगे? प्लीज़ उठ जाओ। एक बार फिर हमारा अतीत हमारे सामने आ रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आ रहा है। तुम सुन रहे हो? वो जिंदा है। ये जो इतने दिनों से हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, वो सब उसके बेटे का ही किया धरा है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। राम की बॉडी में अक्षत का नाम सुन के ही मूवमेंट सा होने लगी थी। निकिता राम की सांसों को उफनता देखकर एकदम से परेशान हो जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर भागती है। एक सर्वेंट जल्दी से आउट हाउस जाके अर्नव को राम के बारे में इन्फॉर्म करता है। अर्नव जल्दी से हवेली की ओर चला जाता है। वो राम को चेक करने लगता है। सब लोग परेशानी से रूम के बाहर ही टहल रहे थे। अर्नव राम को पूरी शिद्दत से ठीक कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो ठीक हो और उसके डैड उसे अपने हाथों से ही सजा दें। कुछ देर के ट्रीटमेंट करने के बाद राम नॉर्मल हो चुका था। अर्नव बाहर आता है। निकिता, जो उसे डर नहीं थी, लेकिन वो अपने चेहरे से डर नहीं दिखाती, अर्नव उसे जवाब देता है, वो ठीक हो रहे हैं। बहुत जल्द उन्हें पूरी तरह ही होश आ जाएगा। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब वो स्टेबल है। अर्नव की बात सुन के सब लोग एकदम चैन की सांस लेते हैं। रूह, जो अरुण से मिलने आई थी, उसे इन सब की कोई भी खबर नहीं थी। अक्षत, जो होश में आ चुका था, वो सबसे मिलता है, कबीर के बारे में पूछता है। कबीर की बात सुन के सब मायूस हो जाते हैं। छाया की तो आंखों से आंसू बह रहे थे। कुमकुम उसे संभालने में लग जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द उसको दर्द में देखना होता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वही दर्द उन सब ने महसूस किया था और छाया तो अभी भी उसी दर्द में थी। अक्षत राज और मिहिर से उसे कबीर के पास ले जाने के लिए बोलता है। कुछ ही देर में सब लोग कबीर के रूम में होते हैं। कबीर को देख के अक्षत की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो कबीर के पास जाके बोलता है, अबे वो डॉक्टर, ज़्यादा नौटंकी मत कर और जल्दी से उठ जा। बहुत हो गया तेरा। उस दिन तो बगदादी बन रहा था, तो अब क्या हुआ? एक बार फिर से जंग शुरू होने वाली है। अब जल्दी से उठ जा। ज़्यादा नौटंकी करी ना तूने तो कान के नीचे एक लगाऊंगा, कान खींच के। हम सब की नहीं तो छाया की तो फिक्र कर। जो आप रो रही है, उसे तो इतना दर्द कैसे दे सकता है? अक्षत काफ़ी देर तक कबीर से बातें करता रहता है। कुछ देर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कबीर के चेहरे के भाव, जो इतनी देर से अभी तक बिल्कुल शांत थे, वो बिगड़ रहे थे। मानो वो कह रहा हो, इतनी भी जल्दी क्या है यारों। दोस्तों, आपके कमेंट के लिए शुक्रिया। जल्दी से ही मेन विलन भी आ जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय।